हमने पॉलिसी लेवल पे बात कर ली, हमने प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स के लिए बात कर ली। लेकिन मेरा आपसे एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन है, एक आम बंदे के लिए पॉलिसी को समझना क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ में क्या चल रहे हैं, मिटिगेशन इश्यूज़ पे क्या चल रहे हैं, ये तो उनकी समझ से बाहर है, ठीक? आप मुझे एक आम आदमी के लिए बताएँ जो शायद अभी हमें सुन भी रहे हो कि दे हैव देयर स्टेक्स। वेरी वैलिड क्वेश्चन। पॉलिसीज और ये सब चीज़ें फैंसी लगती हैं। एक गरीब आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? उसकी लाइवलीहुड। और अगर लाइवलीहुड ही नहीं रहेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? You have mentioned it very straightforward, but I would ask you again, are we prepared for the future? नो, आई वुड से दैट वी आर On the प्रिपेयर्ड। policy level, क्या gaps क्या हैं? अच्छा, पॉलिसी लेवल पे अगर आप कह रहे हैं सो वी आर ऑन द ट्रैक। यूएन के मुताबिक more than 26 million climate related displacement हुई until 2023 तक, लेकिन they projected कि it could lead to more than 200 million displacements by 2050. तो what are the driving factors? एक्सटेंडेड रेनफॉल्स हैं कहीं पे, एक्सटेंडेड हीट वेव्स हैं, एक्सटेंडेड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, and that are not due to and the reasons are anthropogenic, like human induced, which is like more carbon. How would you explain this injustice? कि the countries that are responsible least for the carbon emissions but they are facing greatest implications of this climate change in terms of displacements and other issues. What is this paradox actually? Then in 1970s and 80s, this all the policy making coming in place. US में, UK में, Australia में, even in Pakistan, in all other countries. And then the famous sustainable development goals कि हमें अपनी future generation के लिए क्या छोड़ के जाना है. Adaptation is a complex subject. It's उसमें social policy है, उसमें लोगों का impact है, employment impact है, social impact है, और वो एक long term उस पे हम काम करते हैं. पाकिस्तान में जब माइग्रेशन की बात होती है तो इवन मेरे ख्याल में भी सबसे ज़्यादा वो शायद टेररिज्म की वजह से या सेक्टेरियनिज्म की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो या मुल्की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। तो क्या आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान में भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशंस हो रही हैं? People were displaced. 2022 के floods में सितंबर में I worked personally on the field. I was in Sindh. So I have seen उसके impacts क्या थे. Karachi and Hyderabad being the urban center in Sindh, there is a lot of people coming there. और वो गरीब लोग थे, skilled, unskilled लोग, क्योंकि all 1/3 of the country is washed away and still they are there. कुछ चीज़ें हमारी भी जैसे पॉलिसी लैग्स है, जैसे एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है, जैसे अनप्रेसिडेंटेड अर्बनाइजेशन है. नोबडी हैज आस्क्ड अस कि आप कराची को या इवन इस्लामाबाद को भी आप यू कट द ट्रीज आउट एंड मेक इट एन अर्बन जंगल. सो कुछ चीज़ें, लाहौर फॉर इंस्टेंस एज वेल. सो देयर आर थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन एट आवर एंड एज वेल. इट्स ईजियर टू से कि हाँ वी आर इम्पैक्टेड, but there are also some internal factors contributing to that as well. इसका आइडिया तो यही है कि इट वाज सेटअप कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ तक फाइनेंशियल एड दिया जाए, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ बल्कि आई गेस देयर इज नंबर ऑफ रिपोर्ट्स कि मनी स्टिल नॉट रीचिंग दोज फ्रंट लाइन कम्युनिटीज़. हाउ इज़ इट वर्किंग एंड व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट रिगार्ड? There are different type of climate finance. One is the public finance, जो हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, कितना परसेंटेज वो उस क्लाइमेट के प्रोजेक्ट्स में, या फॉर एग्जांपल फ्लडिंग है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ अ क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रीम. Another one is from the multilateral banks, जैसे वर्ल्ड बैंक एंड ADB है. Assalamu alaikum Mehak, welcome to the Statecraft and Not Me. Thank you, Moez, for having me. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. महक, जैसे भी हम पहले इसको डिस्कस कर रहे थे कि इसका बेसिक रैशनल ये है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ तो बहुत ग्रेव हैं, लेकिन मसला ये है कि बज़ाहिर ये लगता है कि हम सबको इन इश्यूज़ के बारे में पता है, लेकिन अगर हम इसको पॉलिसी लेवल पर भी देखें और एकेडमिक लेवल पर भी देखें तो बहुत सारे इश्यूज़ ये हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर बहुत कम है. तो आपसे भी कन्वर्सेशन करने का मकसद ये था कि हम इन इश्यूज़ को समझ सकें और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट और इसके इर्द गिर्द जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स है, जस्ट टू मेक अ बेटर सेंस ऑफ आउट ऑफ इट. तो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप सिंपलेस्ट टर्म में बता सकें कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन का क्या मतलब है, एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल माइग्रेशन दैट वी टिपिकली हियर अबाउट?
ओके, थैंक यू मोइज फॉर दिस कन्वर्सेशन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये इसकी डेप्थ में जाएं। डेफिनेटली क्लाइमेट मोबिलिटी एंड क्लाइमेट माइग्रेशन, these are now emerging concept. I won't say these are new concept. I would say this is an emerging concept जो कि अपोजिशन हो रहे हैं मेन कन्वर्सेशंस में भी, ग्लोबली भी। सो मैं क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन को ऐसे डिफाइन करती हूँ कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप क्या करेंगे जब आपको पता चले कि कल जो आप आज या कल जो आप घर आप जिस जगह को कह रहे हैं वो नहीं है कल। इसकी वजह वॉर भी नहीं, इसकी जगह पॉलिटिक्स भी नहीं, मगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा, फ्लड्स ने सैलाब ने आपका घर ले लिया, या पोल्यूशन इतनी है कि आप सांस नहीं ले पा रहे। सो ये है, इसकी वजह से आप फोर्सफुली अपना घर छोड़ रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन। अब हम इसको क्लाइमेट मोबिलिटी कहते हैं। और क्लाइमेट मोबिलिटी के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड प्लान रिलोकेशन। डिस्प्लेसमेंट विच यू से अभी आपने मेंशन किया, वो है दैट इज़ रैपिड ऑनसेट रिस्पॉन्स। लाइक अगर फ्लड आया है, अर्थक्वेक आया है, या इवन हीट वेव भी है। सो फ्लड्स के मामले में ज़्यादा हम अपने उसमें यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी कि आपको जगह चेंज करनी है। इफ़ देयर इज़ as we saw in our 2022 floods, or even in the 2025 floods, flash flooding, even cloud burst, so there is a displacement that is like on the go, like for foreign you have to move. Migration is like due to many factors, और वो एक प्लांट है, उसमें पूरी communities मूव करती हैं। एक बंदा मूव करता है पहले, वी कॉल इट लेबर माइग्रेशन। बट वो बंदा अगर मूव कर रहा है, एक बंदा जो एक फार्मर है और उसकी जो खेत हैं, दे आर नॉट, वाटर स्केसिटी है वहाँ पे, या वाटर लॉगिंग होगी, या बारिशें ज़्यादा हैं या कम है, और उसको वो ही हैज़ टू फोर्सफुली लीव दैट like his farmland, and he moved. Once he moved, then his family will be moved. That is called like a plan. It's called migration. Right. Planned relocation है जिसमें पूरी communities, पूरा village, for example, आप like earthquake आया कोयटा के, उसमें हमारे कोई भी drought आता है, they moved from that place and they moved to Karachi or any other areas जहाँ पे उनको employment है, जहाँ पे उनकी opportunities हैं. So that's called planned relocation. So this is as I said कि कल आज जो ये घर है वो नहीं है, और इसकी बहुत सारी वजूहात मौसमियाती हैं। हम इसको अगर वैसे अगर हम कनेक्ट करें तो डिसकनेक्ट कर सकते हैं कि क्या बड़ा फैंसी है, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट अगर आप ख़ुद इसको रियलाइज़ करें, एज आई एक्सप्लेन, हीट वेव, फ्लड्स, एंड यू हैव टू मूव। सो बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, इसमें फॉर समवन हु लाइक मी हु नोज वेरी लिटिल ऑन दीज इश्यूज, जब आप ये कह रही हैं क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन और क्लाइमेट मोबिलिटी, तो मुझे इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा सा वो फ़र्क नज़र आ रहा है कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन इज़ समथिंग लाइक फोर्स्ड, लोग मजबूर होके जाते हैं, और क्लाइमेट मोबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपल बाय चॉइस जा रहे हैं या उनको पसंद है। क्या ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का? इट्स नॉट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अभी ग्लोबली वी आर सेइंग नाउ क्लाइमेट मोबिलिटी, क्योंकि क्लाइमेट मोबिलिटी में डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, प्लान रिलोकेशन, दिस ऑल इट्स अम्ब्रेला टर्म। सो इसमें हम पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, तो पीपल ऑन द मूव, एट द मूव, और पीपल टू स्टे। सो अगर कोई भी माइग्रेशन रिलेटेड, क्लाइमेट माइग्रेशन या क्लाइमेट मोबिलिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ बन रही हैं, सो इट फॉर ऑल द पीपल। इट्स जस्ट नॉट द पीपल जो कि मूव भी कर रहे हैं, इसके जो रह भी रहे हैं और जो चाहते भी हैं कि मूव करें, क्योंकि माइग्रेशन इज़ नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट, इट्स अ positive thing as well. Not every migration is forced, is sometimes internal hai. People moved abroad for better opportunities as well.
climate induced displacement, because I explained displacement is like rapid, आपको जाना है, ये forced ही है, and these are due to climatic factors, floods हैं, cyclones हैं, so then they have to move. And now climate mobility is like a umbrella term that has all the other thematic areas as well. ओके अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखें तो यूएन के मुताबिक मोर देन 26 मिलियन क्लाइमेट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट हुई अंटिल 2023 तक, लेकिन दे प्रोजेक्टेड कि इट कुड लीड टू मोर देन 200 मिलियन डिस्प्लेसमेंट्स बाय 2050. तो व्हाट आर द ड्राइविंग फैक्टर्स? The driving factors, if you can see, you are seeing these climatic changes happening not only just in our region but globally. Extended rainfalls हैं कहीं पे, extended heat waves हैं, extended temperature fluctuations हैं, and that are not due to just and the reasons are anthropogenic, like human induced, which is like more carbon. One of the reason we had the pollution levels up, it's increased. Just an example, like people in Delhi and Lahore, they are unable to live and survive, even breathe during winters. और इसका तो मेन रीज़न यही है कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मोर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, and again it's always a common phrase you are listening around the global governance, that South is facing the brunt of the industrialization that happened in the North. So global South is impacted. हमने वो emissions नहीं की जिसकी वजह से ये world का पूरा climatic जो framework है वो खराब हुआ है. It's someone else, and we are facing that brunt. And then deforestation, unplanned urbanization, excessive fossil fuel usage, we are currently seeing why this is happening, and dependency on these fossil fuels. These are the main factors that is causing migration and movement of people. Okay. We just cannot, I mean, if you are unable to breathe in an area, you won't be living there. And then there is no solution. It's like you cut down all the trees of that area. I mean, the deforestation, I would always say in a simple terms, अगर आप हमारे हर उसका जो अब floods cannot be, because the trees are the anchors in the soil that contain the water that stopped the flooding. We are cutting them down. Cloud bursts, because they are the carbon sinks. We disrupt the weather conditions as well. So in the end, it's more anthropogenic activities that has leading to this increased numbers which you are explaining. ये तो कहीं ठीक है, समझ में आ जाती है बात, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस इनजस्टिस कि द कंट्रीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल लीस्ट फॉर द कार्बन एमिशंस हैं बट दे आर फेसिंग ग्रेटेस्ट implications of this climate change in terms of displacements and other issues. What is this paradox actually? You know, interestingly, if we go into the history, the environmental movements, they all started in 1960s. It started with there was a microbiologist, Rachel Carson, who wrote a book on Silent Spring, and where she observed that there is a bioaccumulation and there is a decreased number of populations of a specific species in an area. So there she started writing about, she wrote the book Silent Spring, and that caused a massive outrage in US. That's how it started. 1972 में फिर Stockholm Convention हुआ, फिर there were other disaster, Love Canal episode, there are other disasters happening of the rapid industrialization. So it started from there. Then they realized कि हमने बहुत अपनी green revolution जब आई है, industrial revolution जब आई है, तो we have used excessive resources, और उस वक्त तक laws, policies इस level की
नहीं थी scrutiny. Then in 1970s and 80s, this all the policy making come in place. US में, UK में, Australia में, even in Pakistan, in all other countries के भाई. And then the famous sustainable development goals कि हमें अपनी future generation के लिए क्या छोड़ के जाना है. So I would say why we are facing it up, because they have the maximum level of excessive level of emissions. They did this industrialization. We are in that blanket of we are in that dream of economic development, and it happened there, and they realized that they have to save it for their future generation as well. But it was too late, and now it's been covered in different format. And क्योंकि आप जब एक जस्ट गिविंग कि अगर आपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंक्रीज हो गई, देयर इज एन ओजोन डिप्लीशन हैपन, सो इट विल मूव टू दिस साइड एज वेल. एंड इवन दो अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इतनी नहीं है, हम एमिशंस हैं, बट वी आर फेसिंग दैट मल्टीपल डेकेड्स impact that was caused by those emissions and those industrialization, and we are facing that brunt and excessive fossil fuel in that era. So yes, this is a climate injustice that one global north, they are now industrialized, they are I would always go because when I was there in Australia, so I always have this argument that capitalism, it started from there, and we are the main victims of that. के plastic introduce हुआ वहाँ पे और हम इसको use कर रहे हैं. This is how that had happened, unfortunately. ओके लेकिन जहाँ पे आपने इंजस्टिस की बात की, अगेन आई वुड कम टूवर्ड्स दोज टर्मिनोलॉजीज के क्लाइमेट एडेप्टेशन. अब क्लाइमेट एडेप्टेशन से अगेन वो रैशनल समझ आता है बिकॉज इट रैशनलाइजेस दैट माइग्रेशन. लेकिन एक ऐसे बंदे के लिए जिसका नुकसान हुआ और अगर वो माइग्रेट भी करता है स्टिल वो एक नुकसान में, तो उस बंदे के लिए क्या मायने रखती है क्लाइमेट एडेप्टेशन और माइग्रेट करना, और इसकी रैशनलाइजेशन उसके लिए क्या मायने रखती है? क्लाइमेट एडेप्टेशन, फर्स्टली द डेफिनेशन. अगर हम जब क्लाइमेट चेंज की थेमेटिक एरियाज़ की बात करते हैं कि मीन उसके जो मखसूस मौजू हैं, उसमें एक आता है मिटिगेशन और एक एडेप्टेशन. मिटिगेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड, उसमें है जैसे हमने सोलर पैनल्स लगाया, हमने चेंज किया फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री टू अ ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, मोर टेक्नोलॉजिकल उसमें डेवलपमेंट में हम मिटिगेट करें इतना नंबर ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अडेप्टेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट. इट्स इन्वॉल्व, उसमें सोशल पॉलिसी है, उसमें लोगों का इम्पैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, और वो एक लॉन्ग टर्म उस पर हम काम करते हैं. इट्स जस्ट नॉट लाइक मिटिगेशन इज़ लाइक अ रैपिड, आपने टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट की, you get the result. For implementation is a long term thing. उसके results या उसका यही है कि आप उसको कैसे adapt कर रहे हैं with the current. जैसे अभी आपने explain किया, एक बंदा ने एक जगह से वो migrate करके दूसरी जगह गया, but वो उस जगह की circumstances को adapt कर लेगा. Nevertheless वो at that moment maybe वो when he's been there, वो एक short term period के लिए he is in difficult situation, but maybe staying there, or what kind of opportunities would be for him, जो वहाँ पर क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एक फार्म लैंड अपनी छोड़ी और वो दूसरी जगह मूव किया है, दूसरी फार्म लैंड पे, तो वहाँ पे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे एज अ कंट्री, या एज अ अगर कोई एक हम हाइपोथेटिकली देखें, वहाँ पे वो क्या डिफरेंट कर सकता है अपनी टेक्निक्स में, वो अपनी कैपेसिटीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकता है, कौन सा डिफरेंट सीड्स को वो यूज़ कर सकता है. सो दैट वुड बी an easier process to adaptation. Maybe for a time being that is difficult for him, but in the longer run, how effectively the system can help him to adapt to his new place where he's been relocated, and also how adaptation में ये भी है कि how his previous home
लेफ्ट बिहाइंड उसको भी कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. सो यू नो इट्स very interesting but a very complex thing to work on the adaptation. ओके, सो लेट्स कम होम और हम थोड़ी डिस्कशन पाकिस्तान के रिलेटेड भी करते हैं। पाकिस्तान में जब माइग्रेशन की बात होती है तो इवन मेरे ख्याल में भी सबसे ज़्यादा वो शायद टेररिज्म की वजह से या सेक्टेरियनिज्म की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, तो या मुल्की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से। तो क्या आप क्या कहती हैं कि पाकिस्तान में भी क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशंस हो रही हैं? हो रही है. Okay, so if you give some details on it. What is the number 2022 के फ्लड्स में आपका कितना how much do you think people have displaced? Oh, in no idea. No idea. 8.1 million. Oh, अच्छा. और 2025 के फ्लड्स में No, कितना? no idea. 5 million. Okay, so that's a So, huge number. I mean वो डिस्प्लेसमेंट ना तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई है ना टेररिज्म की वजह से. दैट इज ओनली सोनली ड्यू टू फ्लड्स. Okay. और पाकिस्तान की करंट नेशनल और डिटरमिन कंट्रीब्यूशन ने भी ये फिगर्स को एंडोर्स किया है. पीपल वर डिस्प्लेस्ड 2022 के फ्लड्स में सितंबर में आई वर्कड पर्सनली ऑन द फील्ड. आई वाज इन सिंध. So I have seen उसके impacts क्या थे. Karachi and Hyderabad being the urban center in Sindh, there is a lot of people coming there. और वो गरीब लोग थे, skilled, unskilled लोग. क्योंकि all 1/3 of the country is washed out away, and still they are there. Okay. ये तो चला 2022 और 2025 के फ्लड्स है ना, तो बड़े रिसेंट है. 2010 के फ्लड्स के भी जो अफेक्टीज हैं, they are still they are displaced and they haven't been back to their home. तो हमारे यहाँ अगर आप पैटर्न चेक करें, हमारे हर डेकेड में एक लार्ज फ्लड इंसिडेंट 2010 में हुआ है. देन वी हैव इन 1999 and 98 floods are there. It's a recurring event. So this is a displacement. और अभी तो हम 2022 के फ्लड्स में तो it was all flooding, but in 2025 floods the displacement was not only due to flooding. उसमें हमने cloud burst भी देखे हैं, उसमें हमने flash flooding भी देखी है, उसमें हमने water जो irrigation in Punjab we saw excessive rainfall, unprecedented, and then how to manage that up. So हम interestingly in Pakistan we have it would be a very good case study कि अगर हम क्योंकि हमारे पास हर डिजास्टर है, हम उसको एनालाइज करें. और हर डिजास्टर इज एंड अगेन इट्स इन सिंध वी आर फेसिंग फ्लड्स प्लस हीट वेव्स. In Balochistan, we are facing droughts. In KP and Punjab is heat wave plus floods and drought condition. हर प्रोविंस के अपने हर प्रोविंस के अपने मसले, बट एक कॉमन फैक्टर है क्लाइमेट चेंज. ठीक है. अब farmers are being impacted. Southern Punjab में भी farmers are impacted, in Balochistan में भी farmers are impacted, in Sindh में भी. So mainly बेशक शायद डिजास्टर का मैं वो कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सवात में अगर क्लाउड बर्स्ट है, पर somehow affectees नंबर वन जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है लाइवलीहुड. Yeah. Because their homes are washed away, their fields are washed away. So it brings me back towards the same question that Pakistan has contributed less than 1% to carbon emissions, but it is ranked like in the most 10 countries, climate affected countries. तो again ये हमने तो इतना contribute भी नहीं किया, लेकिन हमारे लोग इतना they are facing the music. Yes, we are facing the brunt. बड़ा ये हमारा पेन पॉइंट भी है, और हम इसको काफ़ी फोरम्स पे हमारी गवर्नमेंट इस बात पे काफ़ी बोलती भी है. आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन टू दैट. ठीक है, येस वी आर फेसिंग दैट एंड वी आर नॉट कंपनसेटेड वेरी मच ओवर द इशू फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ, बट at the same time there are also some of our implementation lags as well. हमने अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले नहीं किया. कुछ चीज़ें हमारी भी जैसे पॉलिसी लैग्स है, जैसे एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है, जैसे अनप्रेसिडेंटेड अर्बनाइजेशन है,
nobody has asked us कि आप कराची को या even इस्लामाबाद को भी आप you cut the trees out and make it an urban jungle. So कुछ चीज़ें Lahore for instance as well. So there are things that needed to be done at our end as well. Or it's easier to say कि हाँ we are impacted, but there are also some internal factors contributing to that as well. ऑलराइट। और अगर हम इंटरनेशनल लीगल आर्किटेक्चर को देखें, सो हाउ डज इट केटर टू द क्लाइमेट माइग्रेशन, हाउ डज इट डील विद दैट? Okay, that's also internationally we don't like एक जैसे हर चीज़ की एक definition है, तो with the agencies, the global agencies working for a unified definition. You find different words for it. Environmental migration है, climate migration है, climate refugees है, environmental refugees. You find these all sort of terminologies. If you put on Google search करेंगे तो आपको एक word cloud देंगे तो आपको ये सब आएंगे. Most of them have the same meaning. The people impacted by climate and they have to move. So, global governance framework में Australia and New Zealand, they have introduced these climate refugee, bills and they opened up immigration for Fiji Island or Indonesian islands के साथ. This is one of the first legislation that has been done. पाकिस्तान में भी हमारा एक पार्लियामेंट में बिल सबमिट हुआ था, क्लाइमेट रेफ्यूजी बिल. सो इट इज़ नाउ अगेन आई वुड से दिस इज़ एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन द ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस कि ह्यूमन मोबिलिटी कॉन्टेक्स्ट को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए. इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हमारे नेशनल अडेप्टेशन प्लान्स हैं हर कंट्री के. तो बहुत आई वुड देयर इज़ अ नंबर मोर देन 150 countries has put human mobility context in that. Some are very comprehensively, they have done that, like Bangladesh, because they have in Bangladesh there is a climate refugee act, and that's legislation as well. With Pakistan, human mobility context is mainstream in national adaptation plan. अब उसको हम काम कर रहे हैं local level पे लाने के लिए. जैसे firstly we will develop the province के adaptation plan, then to the district adaptation plan. तो उसमें भी human mobility जो है is one of the indicators, and Ministry of Climate Change and government is working on a climate change strategy that has like mitigation के भी उसमें goals, adaptation के भी हैं. उसमें भी indicators add हुए हैं to see how many people have been displaced per households, but that data collection is very comprehensive exercise. अभी कुछ जैसे हमने अपने काम में की थी, we did that in Sindh, Thatta district. That's a comprehensive exercise, but that data is still required to give us more numbers that how many actually people, not only due to disaster, but actually कितने लोग हैं जो अभी मूव किए हैं इसकी वजह से. As we discussed about the legal architecture, there is some climate finance architecture as well, जिसके बारे में मैंने सुना है. एक तो आप simplest term में ये बताएं कि what is this architecture, और basically इसका idea तो यही है कि it was set up कि vulnerable communities तक financial aid दिया जाए. लेकिन the problem is बल्कि I guess there is number of reports कि money still not reaching those frontline communities. How is it working and what needs to be done in that regard? आजकल का बड़ा फेमस buzzword है climate finance. Yeah. So, अच्छा, there is climate finance. Let me just इसको हम ज़रा digress करते हैं. There are different type of climate finance. One is the public finance, जो हमारी government की spending है. कितना percentage वो उस climate के projects में, या for example flooding है या कोई infrastructure development, that is also one sort of a climate finance stream. Another one is from the multilateral banks, जैसे World Bank and ADB है. They have their own system of working. वो government के साथ काम करते हैं या उनके contractors हैं, that and they have their different areas. For example, जैसे World Bank infrastructure पे invest करते हैं, ADB. That's one of the another stream of climate finance.
थर्ड है प्राइवेट सेक्टर वर्किंग विद डायरेक्टली, जैसे अगर वो किसी टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट पे भी अगर वो दे आर इन्वेस्टिंग, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ, दैट्स वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस. एंड जो क्लाइमेट फाइनेंस का ग्लोबल आर्किटेक्चर कह रहे हैं, दैट्स बीन ट्रांसलेटेड थ्रू जो प्रॉमिस था ग्लोबल नॉर्थ का, दैट इज़ फॉर द ग्रीन क्लाइमेट फंड, which is के the global north, जैसे Germany, everyone they promised on giving those funds. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि वो फंड्स आगे जैसे पाकिस्तान है तो हमें हमें मिल जाएंगे, या बांग्लादेश है तो वो इतने आप 40 लाख रुपए आप उनको दे दें, या 40 लाख आप पाकिस्तान ले, लेकिन नहीं, देयर इज़ अ सिस्टमैटिक वे टू गेट असेस दैट फाइनेंस. हाउ? हमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन दे, the GCF asks you to give us the bankable projects के आपके पास रैशनल हो, प्रॉपर प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो. और पाकिस्तान में भी हमारे GCF फंडेड प्रोजेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर, ऑन द रिवर इंडस एंड मेट्रो बस. उसके लिए सिस्टम ये कि द गवर्नमेंट दे हैव टू मेक दोज प्रपोजल अप, concept notes, with also government has to work around different stakeholders है, जैसे वो किसी this is a process कि उनको किसी UN एजेंसी से और या accredited body से, जैसे पाकिस्तान में accredited body है, GS बैंक है, NSRP है. So they will develop concept notes on need basis कि फॉर एग्जाम्पल वनरेबल कम्युनिटी ऑफ सिंध, उन्होंने एक प्रपोजल उसके ऊपर रिसर्च की गवर्नमेंट के साथ मिलकर. देन यू सबमिट दैट प्रपोजल टू कॉन्सेप्ट नोट एंड प्रपोजल टू दी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, दे आर दी national designation of NDA for to approve for further submission to the GCF board. फिर GCF board में सारे countries they pitch their projects. उसमें बांग्लादेश भी होता है, उसमें regional boards हैं, और they see there's evaluators there, then they see कि okay, and GCF में जो funding है that's been promised, like वो EU की funding है, Germany की है, अमेरिका का बड़ा portion था, but after now with the exit वो फंडिंग पूल भी उनका निकल गया. फॉर एग्जांपल रिचार्ज पाकिस्तान एक GCF फंडेड प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, इट्स ऑन वाटर रिचार्जिंग, उसके मेन इम्प्लीमेंटेड WWF है. सो उसमें मेन फंडिंग थी, देयर इज अ पूल ऑफ पोर्शन फ्रॉम द US गवर्नमेंट, बट दैट्स बीन इम्पैक्टेड. सो देन दिस इज द वे इट विल बी असेस्ड, एंड नाउ इट्स अ लॉन्ग हायरार्किकल चेंज. और जो वनरेबल कम्युनिटीज जो उनको कैसे असेस होगा, देयर आर इम्प्लीमेंटर्स इन द कंट्रीज. फॉर एग्जांपल जैसे हम काम कर रहे हैं, या NGOs हैं डिफरेंट, WWF है जैसे, क्योंकि दे हैव द रीच टू द पीपल, दैट इज़ हाउ इट विल बी मोबिलाइज. सो दिस इज़ द मोबिलाइजेशन पार्ट फॉर दैट. इसके लिए क्या हमें करना चाहिए टू बेटर असेस टू दी climate? It's just not GCF but other, जैसे adaptation fund है. What we need to do is like हमें अपनी capacities को strengthen करना है. हमारे बहुत सारे data lags हैं, we just don't know about. हम कहते हैं कि हमारे ऊपर climate का impact है, but उसको quantify करें ना, उसको आप numbers में बताएं उस impact को. That needed to be done. Capacities to write good proposals. Government should work on developing, like अगर climate tagging करें, climate को हर इवन इफ देयर हैव देयर सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसमें एनालाइज करें, इसमें क्लाइमेट के क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, जनरल लेंस से देखें. सो वो, और अगेन उसी थीम के अंदर वो अपने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए, और दे शुड बी बैंकेबल प्रोजेक्ट पाइपलाइन. अगर हम GCF का नेक्स्ट मीटिंग अगर आ रही है अप्रैल में, सो वी शुड हैव लाइक 50-60 for us to bring to the table, so that we can see okay, this is an agency, we have done our homework. This is lacking at the moment from our end. We are trying for that. Now अगर 10 साल पहले से अगर मैं उसको अब कंपेयर करूँ, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो अभी काफ़ी लाइक प्रोविंसेस ऑल्सो हैव अ क्लाइमेट फाइनेंस यूनिट वुड बी वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. हमारे लॉ भी क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर गाइडलाइंस भी डेवलप हुई हैं, इवन SSCP विद द प्राइवेट सेक्टर. सो वर्क इज़ ऑन गोइंग, बट इसको थोड़ा हमें और फास्ट पेस करना चाहिए. ओके.
Uh, no doubt you have very in-depth research on that and very in-depth understanding of that. मेरा आपसे बहुत सादा सवाल है, इतना कुछ होने के बावजूद जब भी हम अगले साल में पहुंचते हैं तो अगले साल का डिज़ास्टर पिछले से ज़्यादा डेवस्टेटिंग होता है। तो मुझे आप सिंपल टर्म्स में बताएं ये ऐसा क्यों है? हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे हैं, ना सिर्फ विद इन द कंट्री बट आल्सो इंटरनेशनली। अगर हम 2010 से देखें एंड देन उसके हर 2-3 साल के बाद एंड देन 2022 एंड देन 2025, तो अगर इतनी पॉलिसीज़ हैं देन व्हाई वी आर फेसिंग दिस थिंग? देखिए ये तो रिसर्चर्स ने इफ़ यू रीड द इंटरनेट आईपीसीसी रिपोर्ट्स असेसमेंट रिपोर्ट्स वन अब तो 7 इट्स इन द प्रोसेस एंड ऑथर उसमें सारी रिसर्चेस हैं विच इज़ टेलिंग अस दैट कि एमिशंस लेवल ये 1.5 to 2 डिग्री वाला जो आपने हाँ। देखा है क्यों है दैट इज़ आफ्टर अ लॉट ऑफ क्लाइमेटिक मॉडलिंग फ्रॉम रिसर्चर्स दैट्स व्हाई द यूएन एंड द पेरिस एग्रीमेंट वाज साइन कि हमें अपनी एमिशंस लेवल से इस वार्मिंग 1.5 या 2 डिग्री तक अर्थ अपनी वार्मिंग it can sustain. It's the earth carrying capacity. But we have exceeded that. अभी भी 2.5 to 3.5 temperature rise चल रहा है. So we would be facing more brunt in that. How well we are prepared 2030 that's why this all sustainable development goals और ये चीज़ें आई थी for proper planning and procedures. It would be worse in the coming years because हमारी activities या हमारी industrialization is not उसको stop लगा है. We are increasing that. So I would say it would be much every year because we are not curtailing the emissions within that range or वो emissions वो temperature rises there and it's from both sides. I'm just not saying global south या global north. यहाँ पे इस region में China is an emerging economy, India is an emerging economy. So जितना ज़रूरत हमें industrialization की हमें उतनी ही green industrialization की ज़्यादा ज़रूरत है. Then we will be able to curtail the earth till 2050. So that's all the scientific research. But I would ask you again, मतलब you have mentioned it very straightforward, but I would ask you again, are we prepared for the future? No, I would say that we are prepared. On the policy level, क्या gaps क्या हैं? अच्छा policy level पे अगर आप कह रहे हैं so we are on the track. We do have a very good policy documents and framework. जैसे adaptation plan है, NDC है. And in the last till Paris Agreement को अभी 10 साल हो गए, so we had seen a lot of policy mobilization in Pakistan on climate change and इसमें government ने बहुत काम किया है. The credit must be given to them. उसमें climate finance mobilization, climate diplomacy, that's also been done. Or I think we are on the track, and we are seeing climate change in our senior leadership. Even Prime Minister there is explaining climate change to people. तो हमने काफ़ी 10 साल पहले से अगर मैं compare करूँ अब तो we are in a better position. Okay. And we are not on the track, but it's in the preparation. Right. So if you say that we are not prepared and we so that we should be expecting grave implications of that, so what should be the role of like practitioners like you, academics or researchers? उनको क्या करना है फिर? We just have to make more noise about it. We have to just keep going. The advocacy needed to be done. We should be doing the research. और देखिए scientists का और researchers का issue ये होता है कि they don't know how to communicate their work for the masses and public, how to make it more impactful. We really need to work on that. That's now a lot of research is done, like climate communication, what is that? That is what is required. As a practitioner myself, wherever is possible, working, we do capacity building, learning the concept, delivering the concept, or just not कि हम policy makers या how we can bridge the gap. सबसे डिफ़िकल्ट इस वक्त मुझे जो लगता है कि एक टेबल पे आप प्रैक्टिशनर पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडेमिया, इन सबको आप एक
टेबल पे कैसे बिठाएं टू डेवलप सॉल्यूशंस. That is something we require at the moment. That all the stakeholders have to work hand in hand. The private sector cannot work in silos. Just to give you an example, private sector की supply chain जो है, for example textile, they are this is the most our main exports are textile. तो टेक्सटाइल के सप्लाई चेन में क्या आता है? कॉटन. सो इफ़ यू गो डाउन द रेन, अगर उनको कॉटन की क्वालिटी ही नहीं मिलेगी विद इन पाकिस्तान, दे आर इवन इम्पोर्टिंग कॉटन फ्रॉम आउटसाइड, सो हाउ वुड दे द बिजनेस विल ग्रो. सो वी हैव टू मेक द बिजनेस केस फॉर क्लाइमेट. Bring all the stakeholders. Government cannot work in silos. They have to work. उनको academia के साथ काम करना है, उनको कम्युनिटी के साथ काम करना है, उनको यूथ के साथ काम करना है, क्योंकि हमें अपने सॉल्यूशंस खुद बनाने हैं. ठीक है, मुझे ये तो समझ आ रहा है लेकिन हमने पॉलिसी लेवल पे बात कर ली, हमने प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स के लिए बात कर ली, लेकिन मेरा आपसे ना एक बहुत ही ऑनेस्ट क्वेश्चन है. एक आम बंदे के लिए पॉलिसी को समझना, क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ में क्या चल रहे हैं, मिटिगेशन इश्यूज़ पे क्या चल रहे हैं, ये तो उनकी समझ से बाहर है. ठीक, आप मुझे एक आम आदमी के लिए बताएं जो शायद अभी हमें सुन भी रहे हो, कि दे हैव देयर स्टेक्स, उनका फार्म है और वो ट्रैप्ड भी है, जिसके आपका एक कॉन्सेप्ट है ट्रैप्ड पॉपुलेशन. वो ट्रैप भी है, वो अपने माली हालात की वजह से शायद माइग्रेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन मे भी वो फोर्सफुली पुश कर दिए जाएँ इन सिचुएशन की वजह से. अब वो क्या करें? उसके तो स्टेक्स लगे हुए हैं, उसके तो खेत हैं, और इन क्लाइमेट से साल साल दे आर अंडर द कॉन्टिन्यूस थ्रेट. वो क्या करें? वेरी वैलिड क्वेश्चन. पॉलिसीज़ और ये सब चीज़ें फैंसी लगती हैं. एक गरीब आदमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? उसकी लाइवलीहुड. और अगर लाइवलीहुड ही नहीं रहेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? एंड यस यू सेड कि वो ट्रैप्ड है, ही कैन नॉट मूव. बट हमने यही देखा है कि लोग, अगर देयर इज़ अ ड्राउट सिचुएशन, सो दे मूव टू सिटीज़ और वो लेबरर के काम करते हैं, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड फार्मर्स. नोबडी वांट्स टू लीव देयर होम. इसमें एक आम आदमी को सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से. फॉर एग्जांपल, अगर फार्मर्स हैं, अभी हम अप्रैल में देख रहे हैं, मार्च अप्रैल में वी आर सीइंग दिस रेनफॉल स्पेल, और हमारी वीट की जो क्रॉप है वो इट्स ऑन द, उसकी कटिंग का सीज़न होता है. क्या डिफरेंटली होना चाहिए कि फार्मर्स को दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि वेदर प्रेसिपिटेशन या पैटर्न क्या, या वेदर पैटर्न क्या, सो दैट कि वो शुड उसको, वो उसकी कल्टिवेशन पैटर्न्स को, वो टाइमिंग्स को वो पीछे कर ले. सिमिलरली दिस, अगर ये 4 साल से इस तरह मार्च एंड अप्रैल, बट इफ़ यू इन 2022 देयर वाज अ हीट वेव इन मार्च. सो ये प्रेडिक्शंस आप एक जो बिल्कुल कम्युनिटी लेवल, उसको कैसे पहुंचाई जाए इन्फॉर्मेशन, दैट इज समथिंग नीडेड टू बी डन. सेकेंडली, कॉटन के जो फार्मर्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क डन बाय, आपने पूछा था प्रैक्टिशनर्स, WWF, बेटर कॉटन, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु वर्क विद दोज फार्मर्स. उनको ट्रेनिंग कराई, उनकी सीड की क्वालिटी के ऊपर, सीड की क्वालिटी, सीड्स चेंज किए, उसके फर्टिलाइजर, लाइक यू नो ऑल दिस कैपेसिटी, एंड ऑल्सो द यूज ऑफ इंडिजिनस नॉलेज एज वेल. सो हमारी कॉटन की प्रोडक्टिविटी विद द लेस वाटर वी was increased, and the farmers were telling, I mean, एक farmer को पता है कि उसकी he is the expert of his land, तो उनको हमें equip करना है टेक्नोलॉजी से. और अभी it's not just rapidly economic streams are changing. हमें टेक्नोलॉजी को कैसे अपने, we are an agri based country, we need to understand that. हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो भी इसी एरिया में ज़्यादा करनी चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वी आर एन एग्री बेस्ड कंट्री. सो हमें एक समवन हु इज ट्रैप्ड, इट कैन नॉट माइग्रेट, तो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, नॉट ओनली जस्ट you know financial to it, but also capacity building, how you can be a resilient. So climate resilience का एक concept जो है resilience development, and we are a resilient nation. और इसमें different aspects हैं.
they could have localized technology. I am a strong believer of developing local context solution. हाँ, कोई fancy area, कोई fancy idea from global, we cannot have it here unless it's adapted to our localized conditions. So that's needed to be done on a, और ये बहुत ज़रूरी है. हमने बात की, we should not see climate mobility as a threat or a disaster. We should see it as a as a next milestone to resilience, how we can change this. If I put into context 4 things which we could do, is like we need to recognize mobility national plans में. जब देखें national plans में एक चीज़ define होगी, वो cascade होगी local level पे, और हमें गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट के पास मैंडेट होगा कि दे हैव टू सी इकोनॉमी. अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि व्हाई दिस एरिया पीपल आर मूविंग फ्रॉम देयर, बट देयर मस्ट बी सम इशू विद द एम्प्लॉयमेंट, दैट हैज़ टू बी कनेक्टेड इन दैट वे. देन वी हैव टू इन्वेस्ट इन डेटा, एज वी नो कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, रीज़न, हमें रीजनिंग पता होनी चाहिए. दैट्स डेटा इज़ लैकिंग एट द मोमेंट. और हमें एजेंसी भी प्रोड्यूस करनी चाहिए. मोबिलिटी, व्हेन देयर इज़ फ्लड्स, आर वी प्रिपेयर्ड, हाउ वी आर प्रिपेयर्ड, और व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पीपल, हाउ वी विल गिव बैक द लाइवलीहुड टू द पीपल. सो ये सब चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग रिक्वायर्ड है. सो मैं अपने एंड पे एक, अगर हमने करंटली इस फैक्ट, इन चीज़ को जो आपने भी अभी बातचीत किया, अगर हमने इन चीज़ को इग्नोर किया और ये कॉन्सेप्ट ही अगर हमें नहीं समझ आया और हमें अपने प्लान्स में, पॉलिसीज़ में, इवन लोगों की ट्रेनिंग्स में, कैपेसिटीज़ में भी नहीं इंट्रोड्यूस कराया, तो वी आर फेसिंग मच डिजास्टर इन दैट वे. सो वी विल फेस मोर सफरिंग, और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. दिस इज़ अ फैक्टर. जैसे आपने अभी आज हम ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये आगे आपके चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचेगी. दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट दिस थिंग इन द डिफरेंट लैंड्स. सो ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है, फेलियर नहीं है, ये वीकनेस नहीं है, ये रिजिलियंस है. और मैं इस आपको लाइक कमिंग बैक टू माय, हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, आप क्या करेंगे जब आपको पता हो कि कल आपके पास जो आप घर है, जिसको कह रहे हैं, आपको यहाँ से मूव करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली ये आपके लिए क्वेश्चन है, बट इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये उनकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है. सो इट्स नॉट द एंड ऑफ स्टोरी. ये हमारी नेक्स्ट अडेप्टेशन की शुरुआत है. और मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है और एक हमारा एजेंडा होना चाहिए, क्या हम इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं इन टाइम, और हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर और प्लान कर रहे हैं. Right. Thank you so much, Miss Mehak, for this conversation. It was such a wonderful discussion. इसका बेसिकली मकसद भी यही था कि क्योंकि जब रिसर्चर्स पेपर लिखते हैं तो वो इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल्स में पब्लिश होते हैं, लेकिन वो बात एक आम बंदे तक नहीं पहुंचती, उसकी अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस एक आम बंदे तक नहीं पहुंचती. और अगर टॉक शोज़ में भी इन इश्यूज़ के ऊपर बात होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, जो कि एक छोटे से स्पैन में, छोटे से टॉक में एक आम बंदा नहीं समझ सकता, और वो ये नहीं तय कर पाता कि व्हाट शुड ही डू ऑन दैट सिचुएशन. आपका क्वेश्चन था मेरे से कि एक आम बंदे को क्या करना चाहिए. मैं आपको बोलूँगी, एक आम बंदे को नहीं, बट हम सबको वी शुड गो बैक टू आवर बेसिक्स. हम जैसे अपनी ज़िंदगी 70s में गुजारते थे, सिंपल लाइफस्टाइल, लेस कंजम्पशन, और एक ग्रेव इशू है प्लास्टिक पोल्यूशन. पहले हमारे जो साइकिल खैर बिकॉज ऑफ द प्राइस हाइक वी आर मूविंग बैक, साइकिल चलाते थे. वी हैव टू कैरी आवर ओन बर्तन लेके जाना टू गेट मिल्क. अपना सब्जी का थैला होता था. दीज वर ऑल वेरी सिंपल थिंग्स दैट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. और we have to go back to basics. That's why how we can make a difference. I'm sure this will make a difference in that way. Right. I always say that go back to your basics and believe in the localized solution. Right.
Thank you, Mehak. Thank you for this wonderful conversation. Thank you.